दोस्तों, वेलकम इन द नर्सिंग स्कॉलर्स एम्पायर। आज के लेक्चर में हम पूरी तरह से कंसेप्ट जानेंगे सेल की कंसेप्ट, सेल की डिवीजन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, ये सारे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स क्या है, ये सारे हम आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। देखिए, सोमैटिक सेल और सेक्स सेल या रिप्रोडक्टिव सेल या गैमेट्स। सोमैटिक सेल एंटायर बॉडी में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट टू सेल्स, उन्हें कहा जाता है सेकंड नंबर सेल, सेक्स सेल, रिप्रोडक्टिव सेल या गैमेट्स। यह बस प्रेजेंट होती है इन स्पर्म एंड ओवम। बस दो सेक्स सेल प्रेजेंट होती है, उनका नाम है स्पर्म एंड ओवम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सोमैटिक सेल रहते हैं 46 और 23 पेयर्स, और सेक्स सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं 23। सोमैटिक सेल में डिप्लॉइड होती है और सेक्स सेल भी हेप्लॉइड होती है। अब देखते हैं माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है। माइटोसिस बस और बस सोमैटिक सेल में होता है और मियोसिस होता है सेक्स सेल में या रिप्रोडक्टिव सेल में। बॉडी में ऐसे दो ही प्रोसेस है जहाँ जिसमें मियोसिस होता है, वो प्रोसेस होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। दोस्तों, सेल के तीन बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन वर्ड है इसका एनाटॉमिकली मीनिंग रहता है लेम्मा। मेम्ब्रेन को लेम्मा भी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा लेम्मा। यह जो सेल मेम्ब्रेन होती है यह सेमी परमेएबल होती है। ये अलाउ करती है कुछ सब्सटेंसेस को बाहर जाने में और कुछ सब्सटेंसेस को अंदर आने में। अब हम जानेंगे सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन के बारे में। सेल यह तीन तीन कंपोनेंट से बनी होती है, जैसे कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है सेल मेम्ब्रेन में, मैक्स कंटेंट रहता है प्रोटीन का, वो रहता है 55%। लिपिड या फैट सेल मेम्ब्रेन में रहती है 45% और कार्बोहाइड्रेट रहता है 5%। सेल मेम्ब्रेन में मैक्स प्रोटीन रहता है, पर कौन सा प्रोटीन रहता है? प्रोटीन रहता है कौन सा? लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन में सेकंड नंबर पे जो रहता है लिपिड या फैट, पर कौन सा लिपिड या फैट? उसका नाम है फॉस्फोलिपिड प्राइमरी तौर पे, और कोलेस्टेरॉल। सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट तो प्रेजेंट रहता है, पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है? वो रहता है ग्लाइकोप्रोटीन। एक छोटा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट हम जानेंगे एल्यूलाई के बारे में। लंग की एल्यूलाई में यह एल्यूलाई कभी भी कोलैप्स नहीं होती, पिचक कभी नहीं जाती, क्योंकि लंग के एल्यूलाई में प्रेजेंट होता है सरफेक्टेंट, और यह सरफेक्टेंट बना होता है ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन प्लस लाइपोप्रोटीन। इसलिए सेल की इस लंग्स की एल्यूलाई कभी भी कोलैप्स नहीं होती। दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन यह फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, वो रहती है। सेल मेम्ब्रेन यह बाइलेयर्ड होती है। तो जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है सेल के मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलिपिड का हेड एंड जो होता है वह पोल के तरफ होता है, इसलिए इसे पोलर एंड भी बोला जाता है। हेड एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड यह होता है हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग होता है, और जो टेल एंड होता है फॉस्फोलिपिड का वह सेंटर की तरफ होता है, पोल की तरफ नहीं रहता, इसलिए नॉन पोलर एंड कहा जाता है। और यह टेल होती है हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हीटिंग। तो दोस्तों, हमने जाना सेल मेम्ब्रेन यह फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अब यह फॉस्फोलिपिड की बनी है, इसलिए फैट सोल्यूबल सब्सटेंस ही अंदर बाहर आ जा सकते हैं, लेकिन यह फैट सोल्यूबल है सेल मेम्ब्रेन, इसलिए वह वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस को अंदर बाहर नहीं होने देती। फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, CO2, अल्कोहल। यह अंदर बाहर सेल मेम्ब्रेन के जा सकते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है ऑफ फॉस्फोलिपिड।
इस ऑक्सीजन को, CO2 को और अल्कोहल को यानी फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस को अंदर बाहर जाने के लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं होती। इसे कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट से फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस अंदर बाहर होते हैं। अब देखते हैं वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस यह अंदर बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि यह फैट सोल्यूबल मेम्ब्रेन से बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है यह सेल मेम्ब्रेन। वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल ग्लूकोज, यूरिया, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स यह अंदर बाहर तो नहीं जा सकते, पर जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ये इनको अंदर बाहर जाने के लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनको बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो जो फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं वह पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जा सकते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए सेल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस को ज़रूरत पड़ती है एटीपी की। तो दोस्तों अभी जानेंगे हम सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन्स के फंक्शन के बारे में। फर्स्ट होता है सेल जंक्शन। जो एडजेसेंट दो सेल होती है उन दो सेलों को बाइंड करने का काम, पकड़ के रखने का काम सेल जंक्शन करता है। यह एक ग्लू की तरह काम करता है। चैनल प्रोटीन यह एक टनल शेप की तरह होते हैं सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट। यह चैनल प्रोटीन क्या करते हैं, जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है जिनको अंदर बाहर होना है सेल के, उनको अंदर बाहर होने देता है। पर किससे? एनर्जी से, एटीपी खर्च करके अंदर बाहर होने देता है वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस को यह चैनल प्रोटीन। थर्ड है कैरियर प्रोटीन। यह कैरियर प्रोटीन एक स्मगलर की तरह काम करता है। यह कैरियर प्रोटीन दो प्रोटीन से बना हुआ होता है। यह कैरियर प्रोटीन वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस को अंदर बाहर होने देता है, पर वह वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस को छुपा के बाहर लेके जाता है और छुपा के अंदर लेके आ जाता है। पर यह यहाँ पे वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस को खर्च करनी पड़ती है, एटीपी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, फिर तभी यह ट्रांसपोर्ट हो सकती है थ्रू द कैरियर प्रोटीन। अब जानते हैं पंप प्रोटीन के बारे में या सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। हमने जाना जो सेल मेम्ब्रेन रहती है वह डबल मेम्ब्रेन रहती है, बायलेयर रहती है। सो जो आउटर लेयर रहती है सेल मेम्ब्रेन की उस पे प्रेजेंट रहता है एक प्रोटीन, और जो सेल मेम्ब्रेन की इनर मेम्ब्रेन रहती है उस पे प्रेजेंट रहता है एक प्रोटीन। सो अभी अभी देखो, पोटेशियम को सेल के बाहर जाना है और सोडियम को सेल के अंदर आना है। सो पोटेशियम को बाहर जाना है, इसलिए जो अंदर वाली लेयर है सेल मेम्ब्रेन की उस पे प्रेजेंट प्रोटीन के बोलता है पोटेशियम को तू बैठ जा उस प्रोटीन के ऊपर, और जो जो बाहर वाली लेयर होती है उस पे ऊपर जो प्रेजेंट प्रोटीन रहता है वो बोलता है सोडियम मेरे ऊपर बैठ जा, और फिर यह रोटेट हो जाता है और इस तरह से अंदर का पोटेशियम बाहर जाता है और बाहर का सोडियम अंदर आ जाता है बाय यूजिंग एटीपी। एनर्जी खर्च करके यह अंदर बाहर होते हैं सोडियम और पोटेशियम। सो सेल मेम्ब्रेन का जो सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है उसका वह रिसेप्टार का भी काम करता है। सो टाइप फर्स्ट डीएम में इंसुलिन प्रेजेंट नहीं होता, इंसुलिन की डिपेंडेंसी होती है। टाइप सेकंड डीएम में इंसुलिन प्रेजेंट तो रहता है पर रेजिस्टेंस होता है रिसेप्टार पे, रिसेप्टार फेल होता है। ब्लड में प्रेजेंट रहता है ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को अंदर जाना है सेल के। इस ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए रिसेप्टार होते हैं, पर इन रिसेप्टार पे जब इंसुलिन बाइंड होता है तभी ग्लूकोज ब्लड में से सेल में के अंदर आ जा सकता है। ये कंसेप्ट है, याद रखो। सो दोस्तों यह हाई एंड रिवीजन सीट है, आप एक बार इसे पढ़ लेना, सारी समरी इसमें है। सो थैंक यू एवरीवन।